बीजेपी कर्नाटक चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी है और बजरंगबली भी उसको चुनाव हारने से नहीं बचा पाए। दरअसल इसके पीछे की कहानी कुछ और है जो कि लोगों को समझनी पड़ेगी और लोगों से ज़्यादा बीजेपी को ये आत्मचिंतन करने का विषय है कि बीजेपी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि दरअसल बीजेपी लगातार जो चुनाव हार रही है इसके पीछे दरअसल कारण क्या है। आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार में आई थी। केंद्र में लोगों ने उसकी सरकार बनाई और उसे भारी बहुमत दिया और एक बार नहीं बल्कि दो बार भारी बहुमत दिया, स्पष्ट बहुमत दिया। लेकिन लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो बीजेपी से पूरी नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल इस 2 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे कि आखिर बीजेपी के कर्नाटक चुनाव में हारने का और लगातार चुनाव में हारने का आखिर वजह क्या है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है वो कार्यकर्ताओं का उपेक्षा है और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जानवर से भी बदतर समझती है। अपने मतदाताओं को जो उसको वोट देते हैं उसकी कोई कद्र नहीं करती और यही उसके चुनाव हारने का कारण है। दरअसल आप इस बात को ऐसे समझिए कि जहां दूसरी पार्टियां अपने लोगों के लिए लड़ने और मरने के लिए सड़क से लेकर संसद तक खड़ा रहती है, वहीं बीजेपी अपने लोगों को मरने के लिए उसे अपने हाल पर छोड़ देती है। इसका अगर उदाहरण अगर दिया जाए तो आप नुपुर शर्मा से आप समझ सकते हैं। नुपुर शर्मा का हाल आपने देख लिया, उसके बाद आपने मनीष कश्यप का भी हाल देख लिया। दरअसल जिस मनीष कश्यप को बीजेपी का एजेंट समझा जाता था और जिस मनीष कश्यप पर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया, उसे केंद्र सरकार जब चाहे तब एनएसए हटा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास एक तरीके का वीटो पावर होता है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, भाजपा के कोई भी छोटा से छोटा नेता तक मनीष कश्यप पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं होता। यही सब जो कारण है उससे मतदाताओं का रुझान जो है बीजेपी की तरफ घटता चला जा रहा है। इसके पीछे एक और वजह है कि दरअसल आप संतोष रेणु यादव से सभी लोग पूर्ण परिचित होंगे और संतोष रेणु यादव सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे नाम मैं बता रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि दूसरे धर्म के लोगों को, संप्रदाय के लोगों को, जाति के लोगों को दिन रात माँ, बहन, दादी, नानी की गाली देते रहते हैं। लेकिन वहीं इसको सपोर्ट करने वाले राजद, जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है, राजद हो या कांग्रेस का ही कार्यकर्ता अगर किसी मुसीबत में अगर फंसता है तो ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहते हैं, उसे शाबाशी देते हैं, उसे पुरस्कार देते हैं। और अभी आपने देख ही लिया कि दरअसल संतोष रेणु यादव को तेज प्रताप यादव ने डीएसएस में अहम पद दिया, यानी कि पुरस्कार से नवाजा। आपने ये भी ज़रा देख लिया होगा कि तमिलनाडु के जिस डीजीपी के कार्यकाल में मनीष कश्यप पर एनएसए लगा, उस पूर्व डीजीपी को राजद ने सम्मान दिया, अपनी पार्टी में शामिल किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे टिकट भी दे सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव में भी एमपी का टिकट देने का ये चर्चा चल। वहीं बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मतदाताओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती रहती है। दरअसल आप इस बात को ऐसे समझिए कि अगर बीजेपी का कोई वोटर जो है वो अगर किसी बीजेपी के विधायक या मंत्री के पास जाता है तो उसे मिलने तक नहीं दिया जाता है, उसे मिलने तक नहीं दिया जाता है। और अगर किसी भी योजना का अगर लाभ लेना हो तो उसे लाभ तक नहीं दिलवाया जाता है। वहीं अगर आरजेडी का या कांग्रेस का या दूसरी पार्टियों का अगर कोई कार्यकर्ता उस पार्टी के विधायक के पास जाता है तो उसके लिए लड़ने मरने तक तैयार हो जाता है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तो इंदिरा आवास तक पास नहीं हो पाता, उसके वो जहाँ पे रहता है वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए और सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ तक सरकार से बीजेपी के विधायक हो या सांसद हो ये नहीं दिलवा पाते। और ये लोग अहम में चूर है और इसीलिए अहम में चूर हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये लोग काम ना करेंगे, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे, फिर भी लोग मोदी के नाम पर इनको वोट देते रहेंगे। लेकिन आखिर मोदी नाम की जो हांडी है वो कितनी बार चढ़ेगी ये समझ पाना बीजेपी को लगता है कि अब मुश्किल है। और बीजेपी को ये बात समझ जाना चाहिए कि ये बार बार ये हांडी नहीं चढ़ पाएगी और मोदी के नाम पर लोग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से रोजगार को लेकर के, महंगाई के मुद्दे को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी, आप सभी लोग जानते हैं कि रोजगार की क्या स्थिति है,
केंद्र सरकार की वैकेंसी तो निकल ही नहीं रही है। उसके बाद महंगाई जिस तरीके से आसमान छू रही है वो आप सभी लोग जानते हैं कि डीजल पेट्रोल की कीमत हो या घरेलू गैस की कीमत हो, और आप सभी लोग जानते हैं कि अगर डीजल पेट्रोल की अगर कीमत बढ़ती है तो हर एक चीज़ पे इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ता है, जिसके बाद चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सामान हो, उसकी कीमत बढ़ना तय माना जाता है। लेकिन सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी उन मुद्दों को भूल चुकी है, और सबसे बड़ी बात कि सरकार अपने मतदाताओं का के साथ खिलवाड़ कर रही है और सबका साथ सबका विकास करने के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति करने पर उतर आई, दूसरे धर्म के लोगों को खुश करने में लगी हुई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि जहां नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, ये गौरक्षकों को एक खुले मंच से आतंकी की संज्ञा दे चुके हैं। मतलब जो गौरक्षक इनके लिए चुनाव में वोट डालते हैं, डलवाते हैं, इनके लिए मार खाते हैं, केस अपने ऊपर करवाते हैं, ये उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको आतंकी बता देते हैं। वहीं दूसरे जो धर्म के लोग या जाति के लोग जो इनको वोट नहीं देते हैं, और जीवन में अगर भाजपा अपना दिल, किडनी, लीवर, गुर्दा भी अगर दान कर दे इन लोगों को, फिर भी ये लोग भाजपा के कभी नहीं हो पाएंगे। उनको भाजपा खुश करने में लगी हुई है, और यही वजह है कि भाजपा के तरह उन लोगों का अब रुझान कम होता चला जा रहा है, मोहभंग होता चला जा रहा है, जो लोग भाजपा के लिए लड़ने मरने को तैयार रहते थे। और इसका सबसे बड़ा एक कारण आप मनीष कश्यप भी समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे कि जिस मनीष कश्यप को बीजेपी का एजेंट कहा जाता था, आज उसे उसके हाल पे छोड़ दिया गया। और ये बीजेपी की आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जिस नाथूराम गोडसे, ये बीजेपी का ही नहीं आरएसएस की भी बात कर रहे हैं, जिस नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, और जो नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य था, और आरएसएस का मतलब ये कह सकते हैं कि आरएसएस का एक बहुत बड़ा अंग था, जब उस नाथूराम गोडसे पे जब समस्या आई तो आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया था और साफ साफ कह दिया कि ये हमारे संघ के सदस्य नहीं हैं। और आप सभी जानते हैं कि इतिहास है बीजेपी का, आरएसएस का इतिहास है कि ये लोगों को आम की तरह, आम का गूदा जो होता है वो खा करके गुठली की तरह फेंक देती है। यूज एंड थ्रो की राजनीति है। और आखिर ये सबसे बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम पे, प्रभु बजरंगबली पे, आखिर उनके नाम पर ये लोग कितना चुनाव जीत पाएंगे, ये इन लोगों को समझ जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ज़मीनी स्तर पर अगर काम नहीं करेंगे, ज़मीनी स्तर पर आप कार्यकर्ताओं की उपेक्षा अगर करते रहेंगे, तो आपका हाल इससे भी बदतर होने जाने वाला है। और आगे राजस्थान, ये तो आप कर्नाटक तो अभी झांकी है, कर्नाटक तो अभी झांकी है, आगे राजस्थान और एमपी अभी बाकी है। और ये बात जान लीजिए कि आने वाले समय में बीजेपी की हालत बहुत ही खस्ता होने वाली है। और 2024 का लोकसभा चुनाव उतना आसान नहीं रह गया है जितना आसान भाजपा के लोग समझ रहे हैं। और मोदी नाम की हाडी अब नहीं चढ़ने वाली है, और मोदी के नाम का जो क्रेज था एक तरीके से, वो अब दिन प्रतिदिन खत्म होते चला जा रहा है। आखिर आप उसके नाम पे कितना दिन आप लोग कर पाएंगे, ये लोगों को, नेताओं को, जो बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, इनको समझना पड़ेगा कि ज़मीनी स्तर पर अगर आप काम नहीं करेंगे, शिक्षा पे काम नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे काम नहीं करेंगे, महंगाई पे काम नहीं करेंगे, रोजगार पे काम नहीं करेंगे, तो आपकी स्थिति कांग्रेस की तरह हो जाएगी। और कांग्रेस तो खैर अभी भी कई सारे स्टेट में बनी हुई है, लेकिन बीजेपी फिर से 300 सांसदों वाली जो पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है, वो फिर से पुनः मुस्को भवह वही हो जाएगी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शुरुआत किया था, तो ये 2 सांसदों वाली पार्टी थी। फिर से 2 सांसदों वाली पार्टी बनते हुए इनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि इनके नेताओं को ये घमंड हो गया है कि ये राम के नाम पे, प्रभु श्री राम के नाम पे चुनाव जीतते जाएंगे। लेकिन अब लोगों को ये जरूरी है, धार्मिक लोगों को होना जरूरी है, भगवान को मानना जरूरी है, लेकिन भूखे पेट
कुछ भी नहीं होता है। और सबसे पहले आदमी का पेट भरना चाहिए। अगर पेट भरा हुआ नहीं है तो लोगों को अपना धर्म भी समझ में नहीं आता। तो धर्म से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ अगर जरूरी है तो वो पेट जरूरी है। और इसके लिए अब ये लड़ाई पेट की बन चुकी है, क्योंकि जिस योजना को लेकर नरेंद्र मोदी आए थे और ये उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी और उन्होंने कहा था कि हम हर घर की महिलाओं को, जो गरीब घर की महिलाएं हैं, उनको धुएं से निजात दिलाने आए हैं। लेकिन वे घर की महिलाएं अब फिर से धुएं में खाना बनाने को विवश हैं, क्योंकि घरेलू गैस का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब लोग जो है गैस सिलेंडर रिफिल करवाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इनकम ही नहीं है तो आखिर भरवाएंगे कहाँ से। इनकम उस हिसाब से नहीं लोगों की बढ़ रही है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, और जिस हिसाब से सरकार ने रोजगार का वादा किया था उस हिसाब से रोजगार उसका 10% भी नहीं मिल पाया है। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से वैकेंसी पहले आती थी, अब केंद्र सरकार की तो वैकेंसी ही नहीं आती है, और वैकेंसी भी अगर आ जाए तो किसी न किसी प्रकार से कैंसिल हो जाती है। तो आखिर भगवान राम के नाम पर ये लोग कितने दिन जीतेंगे, अब ये देखना बाकी है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप सच्ची रिपोर्टिंग पसंद करते हैं, निष्पक्ष रिपोर्टिंग अगर पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।